हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के डेवलपमेंट चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में। हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू आता भी है। आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ अ डेवलपमेंटल गोल्स फॉर द लैंडलेस रूरल लेबरर। नाम बताइए उन गोल्स के बारे में जो कि भूमि विहीन मजदूर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। वो मजदूर जिनके पास क्या है, उसका कोई पर्सनल लैंड नहीं है एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए, उनकी उम्मीदें क्या होती हैं, किन चीज़ों पे या उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है अपनी डेली लाइफ रूटीन से, कैसी वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द नेम ऑफ ए डेवलपमेंटल गोल्स। डेवलपमेंटल गोल फॉर द लैंडलेस। लैंडलेस यानी क्या, जिनके पास भूमि नहीं है यानी खेत नहीं है। रूरल लेबरर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर हैं वो लोगों के खेतों में मजदूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना व्यक्तिगत कोई प्लॉट एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए नहीं होता है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस तरीके की उम्मीद को पालते हैं, उनके नज़र में विकास क्या है, या तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज, यानी कि काम उनको जो है अधिक से अधिक मिले और मजदूरी भी अच्छी मिले, तभी जाके उनका जो लाइफ है वो मेंटेन हो पाएगा या लाइफ की रिक्वायरमेंट जो है मेंटेन हो पाएगी। उनकी यही एक्सपेक्टेशन है। उनके नज़र में ग्रोथ या डेवलपमेंट यही है कि अधिक से अधिक उन्हें काम करने को मिले और बेहतर मजदूरी मिले, तो उनका लाइफ जो है सिक्योर हो सकता है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द बेस्ट एस्पिरेशन ऑफ ए प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। आपको पता है पंजाब एक ऐसा राज्य है जो टेक्निक में भी आगे है, प्रोडक्शन में भी आगे है। हर तरह की प्रोडक्शन वहाँ पे बेहतर तरीके से हो पाते हैं क्योंकि सारे टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव की नज़र से देखा जाए तो कह रहा है कि क्या वहाँ के समृद्ध, प्रोस्पेरस यानी क्या होता है, जो वेल्दियर है, जो धनी मनी वहाँ के किसान हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरीके से जो है वो बेहतर फसल को उत्पादन कर पाते हैं। तो प्रॉपर सप्लाई फॉर इरिगेशन, यानी कि सिंचाई तंत्र की व्यवस्था जो है उनके पास बेहतर है, इसलिए वो आसानी से अपने कार्यों को कर पाते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए, बेहतर खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि फसल को पानी की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। समय अनुसार जो है पानी की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे प्रॉपर इरिगेशन देंगे तो फसल क्या होगा, बेहतर उत्पादन होगा और बेटर क्रॉप प्रोडक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम ऑन वे और टू द अदर पीपुल नॉट सीक थिंग्स लाइक, यानी कि आमदनी के अतिरिक्त जो इनकम है उसके अलावा मनुष्य किन चीज़ों को अपने पास गेन नहीं करना चाहता। ये तो मेजर प्रॉब्लम है क्या, अर्निंग, सबकी जरूरत क्या है, पैसा कमाना। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको लोग जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट होना नहीं देखना चाहते हैं या उसके फेवर्ड में नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि जिस समाज में वो रह रहा है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्या हो, लोग एक दूसरे से भेदभाव करें या लोग जो है एक दूसरे से द्वेष की भावना रखें। अगर जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्या होगी तो वहाँ जो है ग्रोथ रुक जाता है, वो सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं स्थापित हो पाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन को कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये सामाजिक इल्यूजन है, सामाजिक बीमारी है जो कि समाज में लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। इसलिए कोई भी इसके फेवर में नहीं रहता है डिस्क्रिमिनेशन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। इसका आंसर है, इंडिकेटर टू शो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन ए कंट्री, यानी जो
लाइफ स्टाइल है उसको जो इंडिकेट करता है उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। कॉमन पीपुल के जीवन की जो लाइफ स्टाइल है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके बारे में जो मैं बताता है उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेटर टू शो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल इन ए कंट्री। ये एमसीक्यू जो है आपके 1 MCQ कैरी 1 मार्क्स इन एग्जाम्स। परीक्षा में आपको आसानी से अगर आपका एक एमसीक्यू सही रहता है तो आप 1 नंबर पा जाएंगे। ये मार्क्स गेनर पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट्स है, इसी के माध्यम से मार्क्स जो है आपके सरप्लस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का अर्थ आप क्या समझते हैं या इसका क्या मतलब होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है। कह रहा है इट इम्प्लाइज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10, यानी संपूर्ण बच्चों की संख्या जिनकी उम्र लगभग 6 से 10 साल है और जो स्कूल अटेंड करते हैं उनको नेट अटेंडेंस रेशियो की कैटेगरी में रखा जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, बच्चों का वह समूह जो कि 6 से 10 वर्ष की उम्र में है और वो लोग जो स्कूल जाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो नेट अटेंडेंस रेशियो के क्रम में रखा जाता है या इसके माध्यम से इसके बारे में डाटा में ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये जो पृथ्वी है, इस अर्थ प्लैनेट पे जहां हम रहते हैं वो हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिला है। फोरफादर्स यानी क्या होता है, पूर्वज। यह हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त नहीं कराया गया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। बोरोड यानी क्या होता है, इसका अर्थ होता है उधार लेना। तो ये जो है हम लोगों ने किससे उधार लिया है, हमने अपने आने वाले जनरेशन से इस लाइफ को उधार लिया या इस नीड को यानी इस प्लैनेट को हमने जो है उधार लिया है। किससे, अपने आने वाली जनरेशन से, हमारे फोर फादर से हमने उधार नहीं लिया है। यह बात किसने कही थी, तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन नामक पर्सन ने यह बात कही है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ। यह जो पृथ्वी है हमने उधार अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, इसको हमने उधार किससे लिया है, अपने आने वाली जनरेशन से। अगर हम अपने लाइफ में मैक्सिमम कंजप्शन करते हैं रिसोर्सेज की तो वो स्कार्सिटी किसको झेलना पड़ेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। हमारे पूर्वजों को नहीं झेलना पड़ेगा, हमारे आने वाली जनरेशन को स्कार्सिटी फेस करना पड़ेगा। इसलिए लेस्टर ब्राउन ने कहा है कि जो हमने पृथ्वी प्राप्त किया है यह हमारे पूर्वजों की देन नहीं है, यह हम लोगों ने उधार लिया है अपने आने वाली जनरेशन से। कौन से व्यक्ति ने कहा, मिस्टर लेस्टर ब्राउन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ ए नेबरिंग कंट्री दैट हैज अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। मानव विकास के क्षेत्र में भारत से ज्यादा तरक्की करने वाले पड़ोसी देश का नाम बताइए। वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसका परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट में हिंदुस्तान से बेटर है। राइट द नेम ऑफ अ नेबरिंग कंट्री which has a better performance in the field of human development in a comparison to India। तो वह देश है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका का जो है बेहतर परफॉर्मेंस है मानव विकास की कैटेगरी में हिंदुस्तान की तुलना में। क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ नेबरिंग कंट्री दैट हैज अ बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। भारत के तुलना में किस पड़ोसी देश का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर जो है बेहतर है, यह बताइए। तो आपका देश है श्रीलंका। वो किस व्यक्ति ने कहा था कि यह पृथ्वी हम लोगों ने अपने पूर्वजों से उधार नहीं अपने बच्चों से लिया है, तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा था। 5वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट अटेंडेंस रेशियो। यह इस मेथड पे इम्प्लाई होता है, लागू होता है कि जिसके माध्यम से हमें पता चल सके कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो किस अवस्था से ताल्लुक रखते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है। 6 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों के
बारे में डाटा लेना जो है नेट अटेंडेंस रेशियो के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि 6 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं तो कितनी संख्या में जाते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम जो है देश में रह रहे लोगों की इकोनॉमी और लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में हमें बताता है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है हाउ डू यू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। हाउ डू यू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। आप कैसे बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे, कैसे? तो कह रहे डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, यानी हाइट के स्क्वायर को जो है हम बॉडी के वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम BMI के नाम से जानते हैं, फाइंड आउट हो जाएगा। BMI। क्वेश्चन नंबर 9 है एवरेज इनकम इज आल्सो नॉन एज। एवरेज इनकम को किस नाम से जाना जाता है? तो पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम कहाँ है? तो है पंजाब। ये नवजात शिशुओं के जन्म रेशियो, बर्थ रेशियो के बारे में हमें IMR के माध्यम से पता चलता है कि कितने बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, कितने बच्चे डेथ कर रहे हैं पर ईयर। ये हमें डाटा IMR के माध्यम से पता चलता है, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर क्या है कि BMI हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 तो कह रहा है डिवाइडिंग द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। हाइट को स्क्वायर करेंगे और उसको वेट से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल पर्सन के, तो हमें BMI का ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एवरेज इनकम किसे कहते हैं? तो पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य में IMR जो है सबसे न्यूनतम स्तर पे पाया जाता है? तो राज्य है पंजाब। ठीक, पंजाब जो है एक बेहतर स्टेट में से एक है। पर्टिकुलरली पंजाब की जो है इकोनॉमी बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों का समागम है। 5 नदियों के राज्य को पंजाब कहा जाता है और पंजाब टूल्स में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो लोग समृद्धि बहुत ज़्यादा प्राप्त किए हैं। उन्होंने ही कृषि वर्ग के क्षेत्र में बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन भी किया है। तमाम तरह के टूल्स और एप्लीकेशंस का लॉन्चिंग जो है पंजाब राज्य से ही होता है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए बहुत बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है which criteria is the basis to measure the development of a country according to the UNDP। वह कौन सा क्षेत्र है, वो कौन से कारक हैं जिसके माध्यम से हम मेजर करते हैं डेवलपमेंट को? कहाँ के डेवलपमेंट को? एक पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट को हमें मेजर करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? अकॉर्डिंग टू द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि कौन सा देश कितना डेवलपमेंट किया है? तो पहली चीज़ है पर कैपिटा इनकम। हम वहाँ के पर कैपिटा इनकम के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि इस देश ने कितना तरक्की किया है, कितना प्रोग्रेस किया, कितना डेवलपमेंट किया। दूसरी बात एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपुल, वहाँ के लोगों की शिक्षा स्तर को देख के भी हम बता सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना लोगों ने डेवलपमेंट किया है। हम एजुकेशन लेवल के माध्यम से बता सकते हैं।
पर कैपिटा इनकम के माध्यम से बता सकते हैं कि उस देश ने कितना तरक्की किया, कितना प्रोग्रेस हुआ, या क्या डेवलपमेंट की वहाँ पे क्रम रहे हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है। देखो मेजर चीज़ क्या है सोसाइटी की, आज की सबसे मुख्य रिक्वायरमेंट है एजुकेशन। अगर हम बेहतर शिक्षा लेते हैं और या बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उससे समाज का जो है रूप बदलता है। सोसाइटी विल बी ट्रांसफॉर्म इफ वी गेट अ गुड क्वालिफिकेशंस। Therefore we should focus on obtaining a good knowledge, good skills, not only try to get the degree। आज समाज कैसा है? आज के समाज में शिक्षा उसको माना जा रहा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा डिग्री ले लिया है वो शिक्षित है। आज एजुकेशन की जो है डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। आज लोग शिक्षित किस व्यक्ति को मानते हैं? जिसने ज़्यादा डिग्री ले लिया है वो शिक्षित है। लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। रियल नॉलेज शुड बी सीन इन योर बिहेवियर। वास्तविक ज्ञान जो है आपके गुणों में, आपके बोलचाल के तरीके में, आपके पर्सनालिटी में, आपके रहने के तरीके में झलकना चाहिए। अब डिग्री किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है। जिसके पास पैसा होगा वो डिग्री आसानी से ले सकता है। क्वालिफाइड व्यक्ति के अंदर डिग्री रहे या न रहे, जो स्किलफुल पर्सन है, जो नॉलेजेबल इंसान है, वो कम भी डिग्री लेकर रखा है, कम डिग्री है उसके पास, तब भी वो समाज के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो हम पढ़ाई का उद्देश्य डिग्री लेना ना बनाएं, परसेंटेज गेन करना ना बनाएं। हम अपने लाइफ में पढ़ाई का उद्देश्य इसलिए रखें कि हमें पढ़ना क्यों है, ताकि समाज में हम एक सभ्य इंसान बन सकें। बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपने परिवार को छोड़ते हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है समाज के सुधार के लिए, लेकिन संस्कार जरूरी है देश की परिस्थितियों को और देश के कल्चर को बनाए रखने के लिए। हमें शिक्षित बनना जरूरी है, लेकिन हम अपने संस्कार को भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? पढ़ाई तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन उनको सक्सेस मिलता है तो पहले अपने करीबियों को गिव अप करते हैं। वो ये मान लेते हैं कि ये मेरे सोसाइटी में जो है ये पर्सन एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मेरे पापा मेरे समाज में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कहाँ हम इतने बड़े सोसाइटी में रहते हैं, पापा गांव में रहने वाले, मम्मी गांव में रहने वाली, कहाँ वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड को ये लोग मेंटेन कर पाएंगे। हाँ ओबियसली वो लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन बच्चा चाहे तो उनको भी वो ज़िंदगी दे सकता है जिसके बारे में उन्होंने कभी ड्रीम नहीं किया होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। बेटा उनको भी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फ्लाइट में और बड़े होटल में ले जाकर डिनर करा सकता है। उनको उस दिन प्राउड फील होगा कि जिसके लिए हमने अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस किया, जिस बच्चे के लिए हमने अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट को काटा है, वो बच्चा आज हमें इतने बेहतर दिन दिखा रहा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पेरेंट्स इसी उम्मीद में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि हमारा बेटा और बेटी जो है जिस दिन कामयाब हो जाएगा तो हमें बेहतर सुविधा देगा, हमें जीवन की हर एक लग्जरियस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएगा। उनके अंदर कभी ये नहीं रहता है कि हम अपने बेटे को पढ़ा के अपने पास रखेंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा हमारा जो पढ़ लिख ले और बढ़िया जगह पे जाए, ताकि सोसाइटी में हमें भी अच्छे सोसाइटी में जाने का अवसर मिले। लेकिन होता अपोजिट है। जिस दिन अगर वो ज़्यादा हाई क्वालिफाइड हो गया, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति ज़्यादा यह कार्य करते हैं, जिस दिन वो किसी बड़े लेवल का अधिकारी बन गया तो मैक्सिमम बच्चे जो है पहले अपने माँ बाप को छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सोसाइटी में एडजस्ट होगा ही नहीं ये पर्सन, और वो भूल जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं, कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है आपसे बहुत अलग है। तो पहले वो अपने बीवी और अपने बच्चे को ले जाकर सेटल्ड होगा वहाँ पे। पेरेंट्स गांव पे, वो शहर में, और वो क्या करेगा? वही ड्रीम दिखाएगा कि बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत बहुत ज़्यादा करना चाहिए। वो किसी भी कैटेगरी के ऑफिसर हों, वो ज़्यादा लोग यही करते हैं कि पेरेंट्स को पहले गिव अप कर देते हैं, बल्कि उस सिचुएशन में पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहिए ताकि वो भी दुनिया के सारे लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय कर सके। क्योंकि आपके भविष्य को बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया है? अपनी ज़रूरतों को काट दिया है, अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस किया है, अपने लाइफ को एंजॉय ना करके आपको एंजॉय करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया है। अब भले वो लोग गांव में रहते हैं, आपको शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को शहर में भेजते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं। फिर भी जिस दिन बेटा और बेटी कामयाब होता है तो सबसे पहले क्रेडिट किसको देता है? बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हम बहुत हार्डवर्क किए हैं, पढ़ लिख के बहुत मेहनत किए हैं,
18-18 घंटा पढ़े तब मेरा सिलेक्शन हो गया। वो सिलेक्शन उनका नहीं है, सिलेक्शन उनके माँ बाप का है, उनके माँ बाप का, उनके त्याग का सिलेक्शन है। बेटा बेटी थोड़ी जो सेलेक्ट होता है, उनके पेरेंट्स जो अपने जीवन में सेक्रीफाइस करते हैं उसका रिजल्ट सिलेक्शन होता है, उसका रिजल्ट सक्सेस होता है, उसका रिजल्ट जॉब होता है। ये बच्चों की मेहनत नहीं है। बच्चों के पीछे जो 20 साल से कंटिन्यू उनके पेरेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं। बच्चे कब उठते हैं? सुबह 5 बजे स्कूल जाना है, 5 बजे क्लासेस अटेंड करने जाने हैं। मम्मी 3 बजे उठती हैं, 4 बजे उठती हैं कि बेटे को और बेटी को जो है नाश्ता बना के दे, दिन भर बिना खाए न रह जाए। तो सबसे ज़्यादा तो हार्डवर्क और सेक्रीफाइस हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट खुद को क्यों दे देते हैं? बहुत लोग क्रेडिट अपने फ्रेंड को देते हैं। कई जगह मैंने वीडियो देखा, लोग कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, उसने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मोटिवेट किया, देन आई गॉट अ सक्सेस। सिलेक्शन का क्रेडिट सबसे पहले हमें अपने माँ बाप को देना चाहिए। उनके वजह से हम अपने जीवन में कामयाब होते हैं और उनके आशीर्वाद की वजह से कामयाब होते हैं। एक तो फिर नया आज के टाइम में ट्रेंड चला है, हर लोग जो है ना, बच्चा हो बूढ़ा हो, बहुत ज़्यादा लोग मंदिर जाते हैं और सबसे ज़्यादा भगवान का स्टेटस लगाते हैं। रीजन क्या है? वो प्रेम भी जो ना भगवान का भी डिजिटल हो गया है। अब भगवान को लोग ऑनलाइन ही दर्शन कर ले रहे हैं, और जो रियलिटी में भगवान है, जो जीवन का हमारे निर्माण करता है, जो हमारे लाइफ को बनाया है, जो बिल्डर है, हम उसी पे फोकस नहीं करते हैं। कितनी बार अपनी मम्मी से लोग आई लव यू कहते हैं, नहीं कहते हैं, और फील होता है क्या मम्मी को बोलने जाए, पापा को बोलने जाए। वो मंदिर में जाके घंटी दिन भर लोग बजा रहे हैं, पूरे होल टाइम जो है ना, घर की औरतें भी भगवान को खूब पूज रही हैं और अपने घर की जो रियल रूप में जिनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए उनका कोई केयर नहीं है। बच्चे भी उनको नमस्ते नहीं करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, उल्टा जवाब दे देते हैं माँ बाप को। लेकिन मंदिर में खूब बढ़िया से जाएंगे और टीका लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान से भीख मांगते, भगवान हमारी मनोकामना जो है पूर्ण कीजिए, मैं फिर दोबारा आऊँगा। वहाँ फिर लालच की बात हो रही है। आप अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, आप उनको, उनके साथ अपने अच्छे बिहेवियर को रखिए। आपको रेस्पेक्ट, जितना ज़्यादा आप उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, कामयाबी आपको उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में मिलने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 2004? भारत की पर कैपिटा इनकम क्या थी सन 2004 में? तो 28,000 जो है इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी 2004 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which neighboring countries has a better performance in terms of human development than India? कौन कौन से पड़ोसी देश का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत देश की तुलना में? तो है आपका नेपाल और श्रीलंका। नेपाल और श्रीलंका का जो है बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इंडिया की तुलना में ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पंजाब इन 2003? 2030 में आईएमआर दर क्या था पंजाब का? तो 49। पंजाब की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 49 थी, 49 था सन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है या उसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो ए प्रोसेस इन विच द लेवल ऑफ डेवलपमेंट मस्ट गो अप, ऐसा विधि जिसमें प्रगति का और समृद्धि का जो औसत है या स्तर है वो ऊपर की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और क्या रहे? भविष्य के लिए भी बैलेंस बनाया रहे कि आने वाली जनरेशन को सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें राष्ट्र और समाज आगे की ओर बढ़े और आगे बढ़ने के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने के योग्य हो, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, व्हाट आर लो इनकम कंट्रीज? कौन से, यहां पर रहेगा विच
आर लो इनकम कंट्रीज, किस देश को हम छोटे बजट वाले या आमदनी वाले देश के कैटेगरी में रखते हैं? तो कह रहे थे कंट्रीज व्हिच पर कैपिटा इनकम इज $825 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। वह देश, दुनिया के वह देश जिनकी आमदनी $825 है या उससे कम है, तो उस देश को लेस इनकम कंट्रीज कहा जाता है। जिस देश की इनकम $825 से कम है या $825 है, उस देश को हम लेस इनकम कंट्रीज कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है डिफाइन द टर्म इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR को डिफाइन कीजिए कि IMR क्या है। It refers to the number of children that die before the age of 1 year। उन बच्चों की सूची, उन बच्चों का औसत ज्ञात करना जो कि 1 वर्ष के उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। टू ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रेन born in a particular year। एक साल में जो बच्चे 1000 बच्चे जो जीवित हैं, उनकी तुलना में हमें रेशियो ज्ञात करना कि 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चे मरे हैं, उनके औसत को फाइंड आउट करना ही IMR कहलाता है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा डिफाइन द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे शॉर्ट वे में जाना जाता है GDP। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, क्या होता है ये? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक वर्ष में जो वस्तुएं बाजार में आती हैं और जिस तरीके की वो सेवा प्रदान करती हैं देश के अंतर्गत, और उससे जो लाभ मिलता है उसी को GDP कहा जाता है। उससे जो अर्निंग होती है उसी को GDP कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष में जो हमारे सेक्टर्स के माध्यम से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी के माध्यम से जो फाइनल गुड्स तैयार होता है और वो जिस तरीके से सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करता है प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत, उसी को हम GDP कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब इन 2001। 2001 में पंजाब के लोग कितने प्रतिशत शिक्षित थे? साक्षरता दर पंजाब का कितना था? तो 70%। कितना? अगला प्रश्न है विच इज मोस्ट लाइकली टू बी ए डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर। सबसे ज्यादा चर्चित डेवलपमेंट गोल क्या है मजदूरों के लिए? तो रेज वेजेस, उनकी मजदूरी बढ़ जाए, उनको मजदूरी अच्छा मिलने लगे, ये सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन किसकी होती है? मजदूरों की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। सबसे महत्वपूर्ण तरीका, मेथड यानी क्या होता है? तरीका ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कौन सा सबसे बेहतर तरीका है आर्थिक प्रोग्रेस को मापन करने का देश में? तो है इनकम। इनकम के ही माध्यम से हम देश की इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, देश की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। जितना ही ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा देश जो है डेवलप बनता जाएगा या देश में डेवलपमेंट आएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में 25 क्वेश्चंस हैं।
और ये ऑब्वियसली एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इन 2003? बिहार राज्य का पर कैपिटा इनकम क्या था सन 2003 में? बिहार की आमदनी क्या थी 2003 में? तो ये है 5700। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई? एचडीआई का कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो पहला कंपोनेंट्स है पर कैपिटा इनकम, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और तीसरा है लिटरेसी रेट, यानी आमदनी, जीवन की उम्मीदें और साक्षरता दर, यही जो है एचडीआई के कंपोनेंट्स हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जो है पब्लिश करता है। फिर हमारा 25 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंक्लूड इन फिजिकल एनवायरनमेंट? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या उसमें इंक्लूड होती हैं? तो है लैंड, वाटर, एयर, ईटीसी। ये 25 क्वेश्चंस है डेवलपमेंट चैप्टर से, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, और सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसको डेफिनेटली आप नोट्स बनाएं और उसको लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।